हाँ, एब्सिसिक एसिड रह गया था अभी, है ना? ठीक है, थोड़ा सा रह गया है। और इथाइलिन का एक रह गया, ट्रिपल रेस्पॉन्स, है ना? ठीक है, चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ जल्दी। रेडी है सभी? ये आवाज ऑनलाइन वालों को नहीं आ रही है क्या? नहीं, बाकी तो आ रही है इधर। हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, चलो सुनो। ठीक है, ठीक है, ओके, सुनिए। अब बात यह है, इथाइलिन का एक रह गया था, ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट। उसका मतलब समझो क्या है, फिर बात करते हैं। ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट, देखो 3 रेस्पॉन्स दिखाता है स्टेम पर। इधर आओ जरा देखो, यहां पर मैं इथाइलिन का कंसंट्रेशन दिखा रहा हूं। मान लो दिया है 0.0 ppm, 0.0 मतलब इथाइलिन नहीं दिया हुआ है, तो ग्रोथ कुछ इस तरह से होगी। देखो इधर, ग्रोथ इस तरह से होगी, नॉर्मल ग्रोथ होगी शूट की। ये ऐसे शूट ग्रो करके जो निकलता है मिट्टी से, ऐसा होता है, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है ना? लेकिन अगर मैं इसे इथाइलिन दूं, मान लो इथाइलिन मैंने 0.10 ppm दिया, तो ये वर्टिकल ग्रोथ की जगह ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। मतलब जैसे जैसे मैं इथाइलिन बढ़ाऊंगा, ये वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, और स्टेम की थिकनिंग बढ़ेगी। वो जो लिखा ना स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, उसका मतलब लिख दो थिकनिंग ऑफ स्टेम। मॉड्यूल में लिखा है भाई, थिकनिंग ऑफ स्टेम लिख दो, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस को। ठीक है, अब देखो, इधर देखो, मैंने जैसे ही थाइलिन थोड़ा दिया, देखो क्या हो रहा है। अब ये सीधा नहीं जाएगा, अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के लिए बेंड होने लगेगा। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के लिए बेंड होना शुरू हो गया। मैंने इथाइलिन का कंसंट्रेशन 0.20 ppm किया, तो और जल्दी बेंड होगा। ये देखो, और स्टेम की थिकनेस बढ़ने लगी, जिसे स्वेलिंग ऑफ एक्सिस का है ना, स्टेम की थिकनेस भी बढ़ती जा रही है। मैंने इथाइलिन का कंसंट्रेशन 0.40 ppm किया, कितना? 0.40। तो इथाइलिन के कारण ये और ज्यादा हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, हॉरिजॉन्टल, और स्टेम की थिकनिंग तो हो ही रही है। मान लो मैंने इथाइलिन दिया 0.80 ppm, ज्यादा इथाइलिन दिया, तो पता है स्टेम की थिकनिंग काफी बढ़ जाएगी, स्टेम की थिकनिंग भी बढ़ेगी। ध्यान देते रहना, ये ऐसे। और देखो, ये जो बेंड है ना, इसी को कहते हैं हुक। आप देखोगे ना तो लिखा होगा एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो हुक बन गया, और थिकनिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो हो ही रही है, देख ही रहे हो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस हो गई या नहीं? मतलब थिकनिंग ऑफ स्टेम, थिकनिंग ऑफ स्टेम भी हुआ। ठीक है, एक तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, थिकनिंग ऑफ स्टेम हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रहा है, और ये जो बेंड हुआ इसे क्या बोल रहे हैं? हुक बन गया।
तो इथाइलिन के 3 रेस्पॉन्स है स्टेम पर। एक हुक बनाता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, प्लस स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, थिकनिंग ऑफ स्टेम भी कराता है। अब आप सोच रहे हो सर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, देखो एक सीड जर्मिनेट हो रहा था, जर्मिनेट होकर ये ऐसे था, हाँ ये जर्मिनेट हो रहा था, इससे रास्ते में एक रॉक मिल गया, पत्थर मिल गया, तो मेरिस्टेम तो बेचारा सेंसिटिव है, उसको जैसी ठोकर लगी तो स्ट्रेस है ये, तो इथाइलिन रिलीज होगा, और इथाइलिन बोलेगा भाई ऐसे ना सही, हॉरिजॉन्टल सही चल चलते। समझ गए मेरी बात? ये है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो जब भी कोई बैरियर मिलता है जर्मिनेटिंग, जो सीड जर्मिनेट कर रहा है उसके अपेक्स को, इथाइलिन प्रोड्यूस होगा और फिर ये इस तरह ग्रो करता है। क्लियर है सबको? तो मेन आप उधर देखो, तीनों रेस्पॉन्स दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? ओके, तो इथाइलिन का ये रह गया था, मैंने बता दिया, ये एग्जैक्ट ट्रिपल रेस्पॉन्स दिख रहा है। अब बारी आती है एब्सिसिक एसिड। अरे आखिरी हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटर है, किससे बनता है? हाँ हाँ बोला है, लेकिन वो दोनों में बन सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन उसी में, इसीलिए डाइकॉट लिखा है। ठीक है, और सुनो, एब्सिसिक एसिड किससे बनता है? बिल्कुल सही है, कैरोटीनॉइड, लेकिन कौन सा? वाइलाजेंथिन। मैंने फोटोसिंथेसिस में जब कैरोटीनॉइड में जेंथोफिल पढ़ाया था तब वाइलाजेंथिन बताया था और बोला था कि वाइलाजेंथिन से बनेगा जेंथोफिल। याद रखना है, नहीं नीट देने जाएगा तो बोलेगा याद नहीं आ रहा, लौट के आऊंगा अगली बार तब देख के आऊंगा, है ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी याद रखना है। दूसरा, कहां बनता है? तो देखो ना, लिखा होगा मॉड्यूल में, सेनेसेंट ऑर्गन और ओल्ड लीव्स में, सेनेसेंट ऑर्गन और ओल्ड लीव्स में। अरे इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, प्लांट को तरह तरह के स्ट्रेस से बचाने का काम करता है, प्लांट को तरह तरह के स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। एग्जांपल ले लो, जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है, जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है तो याद है स्टोमेटा बंद कर देता है, तो वाटर स्ट्रेस टॉलरेट करने के कैपेबल बनाया या नहीं? मतलब ये प्लांट को तरह तरह के स्ट्रेस टॉलरेट करने के कैपेबल बनाता है, और क्योंकि ये स्टोमेटा बंद करा के ट्रांसपिरेशन बंद कराता है, इसीलिए इसे एंटी ट्रांसपिरेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी ट्रांसपिरेंट। और ये क्या करते हैं? सेनेसेंस और एब्सिशन, वही प्लांट ऑर्गन को होल्ड कराएगा और प्लांट ऑर्गन को गिरवाएगा। कैसे? देखो, मान लो कोई प्लांट ऑर्गन को गिराना है, ये मान लो स्टेम है और ये लीफ है जिसको गिरना है, तो ये पत्ती, इधर की सेल और इधर की सेल आपस में जुड़ी हुई है, किसकी मदद से? मिडिल लैमेला की मदद से, है कि नहीं? तो करता क्या है, जब किसी ऑर्गन को गिराना है तो एब्सिसिक एसिड सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो ये सेलुलेज पेक्टिनेज क्या करेंगे? एक तो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देंगे, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, तो कनेक्शन ऑफ दिस लीफ फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी ढीला पड़ गया या नहीं? हल्का सा हवा का झोंका आते ही ये पत्ती नीचे गई। तो ये सेनेसेंस एब्सिशन कैसे करेगा? बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। ये सीड और बड में डोरमेंसी कराता है। क्या कराता है सीड और बड में? डोरमेंसी। डोरमेंसी कराता है, इसका मतलब सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो बेकार चीज है, जर्मिनेट नहीं होने दे रहा। नहीं, सीड के लिए अच्छा है। अरे सीड बन तो गया है, लेकिन उसके अंदर अभी एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें कई ऐसे फैक्टर हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो जर्मिनेट कैसे किया जाए? तो जब सीड ड्राई होने लगता है तो वाटर डेसिकेशन होता है। डेसिकेशन समझते हैं? वाटर स्ट्रेस, वाटर की कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ वाटर। तो जो वाटर की कमी होगी तो स्ट्रेस कंडीशन है, तो एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा।
अब वो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, सीड को डोरमेंसी में डाल देगा कि तू जर्मिनेट ना हो, तू आराम से टाइम ले, तू आराम से अपना एम्ब्रियो डेवलप कर, तू आराम से सारे जो जो फैक्टर है सब डेवलप कर। मतलब डोरमेंसी एक बहाना है, सीड को टाइम दिया गया है कि तू आराम से मैच्योर हो जा, डेवलप हो जा, फिर जर्मिनेशन की सोचेंगे। ये कोई फालतू का नहीं है कि डोरमेंसी जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहा है, वो जरूरी है सीड को मैच्योर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। समझ गए? हो गए? एब्सिसिक एसिड यही है। और जितने भी ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वो इन सब का इनहिबिटर है। मतलब ये सब ग्रोथ प्रमोटर के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट काम करता है? जिब्रेलिन के। इसीलिए आखिरी लाइन अगर आप एब्सिसिक एसिड की देखोगे तो मिलेगा, इट मोस्टली एक्ट एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, इसीलिए इसको एंटी जिब्रेलिन कहते हैं। जिब्रेलिन जो जो करता है ये उसका उल्टा करा देता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये कहने सुनने की बात खत्म हो, अब समझाने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, वानलाइजेशन और सीड डोरमेंसी, ये दो तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म की बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल अलर्ट होकर ध्यान से समझना है। तो समझो, अलर्ट होकर ध्यान से समझे। फोटो पीरियोडिज्म देखो, सबसे पहले तो फोटो पीरियोडिज्म में एनसीईआरटी और मॉड्यूल में लिखा है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें लाइट और डार्क पीरियड तो चाहिए, दिन और रात दोनों चाहिए, ठीक है, लेकिन रिलेटिव ड्यूरेशन में चाहिए। अल्टरनेट लाइट और डार्क चाहिए प्लांट को, लेकिन रिलेटिव ड्यूरेशन में चाहिए। मतलब कुछ प्लांट को दिन बड़ा चाहिए, रात छोटी चाहिए, कुछ प्लांट को रात बड़ी, दिन छोटा चाहिए। मतलब प्रॉपर ड्यूरेशन में दिन और रात चाहिए, तब फ्लावरिंग करते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म है क्या? डे और नाइट का ड्यूरेशन चेंज होने से, डे और नाइट का ड्यूरेशन चेंज होने से प्लांट की फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस इज फोटो पीरियोडिज्म। मान लो आजकल दिन 11 घंटे का हो रहा है, मान लेते हैं दिन 11 घंटे का हो रहा है, रात 13 घंटे की हो रही है। अचानक से कल दिन 11 घंटे की जगह 11.5 घंटे का हो जाए, तो प्लांट की फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? या 11 घंटे की जगह 10.5 घंटे का दिन हो गया, तो प्लांट की फ्लावरिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? इसी को क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। समझे डेफिनेशन क्या है? डे नाइट का ड्यूरेशन चेंज होने से कि प्लांट की फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वही फोटो पीरियोडिज्म। किसने डिस्कवर किया था? देख लो मॉड्यूल में लिखा है। फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर किया था गार्नर और एलार्ड ने। किसमें? इन मैरीलैंड ममोथ वेराइटी ऑफ टोबैको, मैरीलैंड ममोथ वेराइटी ऑफ टोबैको, और दूसरा बाइलॉक्सी वेराइटी ऑफ सोयाबीन, एंड बाइलॉक्सी वेराइटी ऑफ सोयाबीन, इसमें देखा था। और गार्नर और एलार्ड ने ही फोटो पीरियोडिज्म के बेस पर प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट में हम एसडीपी कहते हैं, छोटा दिन चाहिए। छोटा दिन चाहिए मतलब लंबी रात चाहिए, लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। दूसरे हैं जिन्हें बड़ा दिन चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट या एलडीपी। और तीसरे हैं डे न्यूट्रल प्लांट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा दिन है या रात है, उन्हें फ्लावरिंग करना है
फ्लावरिंग करेंगे। तो अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं, बहुत दूर तक जाएंगे इसको पढ़ते हुए, तो बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। शॉर्ट डे प्लांट वैसे देखा जाए तो हम मतलब निकाल सकते हैं कि अक्सर ये लोग छोटा दिन मतलब ठंड के आसपास फ्लावरिंग करेंगे, छोटा दिन होगा, और ये बड़ा दिन मतलब अक्सर गर्मियों में फ्लावरिंग करें, और इनका कभी भी करें। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट समझिएगा सभी। मान लो ये 24 आवर्स की स्केल है, 24 आवर है। जितना बड़ा दिन आजकल मिल रहा है, जितना बड़ा दिन आजकल मिल रहा है, उसे मैं कह रहा हूं क्रिटिकल फोटो पीरियड या क्रिटिकल डे लेंथ। जितना बड़ा दिन आजकल मिल रहा है, उतने बड़े दिन को क्या बोल रहा हूं मैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे हैं, मान लो आजकल दिन क्रिटिकल फोटो पीरियड 11 घंटे मिल रहा है, 11 घंटे मिल रहा है, मान लो एग्जाम्पल है सिर्फ। आजकल मान लो 11 घंटे का दिन है, रोज 11 घंटे लाइट मिले, ये फ्लावरिंग नहीं करें। लेकिन अगर कभी इनको 11 घंटे से कम का लाइट मिल जाए, एक दिन 10 घंटे हो गए, एक दिन क्या हो गया, 11 घंटे की जगह 10 घंटे का दिन हो गया, तो ये फ्लावरिंग कर लेंगे, फ्लावरिंग कर लेंगे। सर 11 घंटे की जगह 10 घंटे ना हुआ, 12 घंटे हो गया, तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। कहने का मतलब शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट है जो कब फ्लावरिंग करेंगे, जब उन्हें क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिले तो फ्लावरिंग करेंगे, और क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा मिले तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। डन। दूसरी बात, इनको छोटा दिन चाहिए, रात बड़ी चाहिए। जो ज्यादा चाहिए वही क्रिटिकल होता है, जो ज्यादा चाहिए वही क्रिटिकल है। तो इन्हें रात बड़ी चाहिए, मतलब इनके लिए डार्क क्रिटिकल है, और जो क्रिटिकल है वो प्लांट को कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए। ज्यादा जो चाहिए वही क्रिटिकल है, और जो क्रिटिकल है वो प्लांट को अनइंटरप्टेड चाहिए, रात कंटिन्यूड चाहिए। इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय इवन अ फ्लैश ऑफ लाइट। एक बार भी रात में लाइट दे दी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये ऐसे प्लांट है, बिल्कुल सिंपल रखो, ऐसे प्लांट है जो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिले तभी फ्लावरिंग करेंगे। इन्हें ज्यादा क्या चाहिए, रात, तो इनके लिए क्रिटिकल क्या है, डार्क, और जो क्रिटिकल है वो अनइंटरप्टेड चाहिए। अगर आपने डार्क में लाइट दे दी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो शॉर्ट डे प्लांट के, दो तो दिए होंगे, टोबैको, सोयाबीन, राइस, शुगर केन, ज़ैंथियम, क्राइसेंथेमम, बस इतना बहुत है। क्या क्या बोल दिया, टोबैको, सोयाबीन, राइस, शुगर केन, ज़ैंथियम, क्राइसेंथेमम। सही है? हा? अरे जितने याद हो याद कर लेना, दो चार कर लेना, कोई होगा, ऐसे थोड़ी ना कि एक भी नहीं होगा। अच्छा अगला सुनो, जितना बड़ा दिन आजकल रोज मिल रहा है वो क्रिटिकल फोटो पीरियड है। कितना बड़ा दिन है, मान लो आजकल 11 घंटे, वही क्रिटिकल है। हाँ, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होगा ना, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग डे प्लांट सुनो इधर, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, मान लो ये 24 घंटे की स्केल है और आजकल दिन इतना बड़ा है, क्रिटिकल फोटो पीरियड ये है। तो ये ऐसे प्लांट है जितनी लाइट रोज मिल रही है उतनी मिले तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। अगर किसी दिन इन्हें जितनी लाइट रोज मिलती है उससे ज्यादा मिल जाए तो फ्लावरिंग कर लेंगे, और उससे कम मिल जाए तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में यही अंतर है मेरे, कि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में फ्लावरिंग करेंगे और ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा में फ्लावरिंग करेंगे। और इन्हें ज्यादा क्या चाहिए, लाइट, तो इनके लिए लाइट पीरियड क्रिटिकल है। तो दिन में अंधेरा नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब टेंट वेंट लगा के ढक नहीं देना है प्लांट को,
जो क्रिटिकल है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। और दूसरी बात, मान लो दिन में जितनी लाइट चाहिए थी उतनी मिल गई, रात में आपने और लाइट दे दी, तो जितनी लाइट इन्हें चाहिए थी वो तो ये ऑलरेडी ले चुके हैं दिन में, आपने रात में और लाइट दे दी, तो ये तो बोनस हो गया। इट विल स्टिमुलेट फ्लावरिंग। ये क्या करेगा, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करा देगा अगर रात में इन्हें लाइट दोगे। थोड़ी देर में मैं स्पेसिफाई भी करूंगा कि रात में इसे कौन सी लाइट नहीं देनी है, और रात में अगर इसे लाइट देना चाह रहे हो तो कौन सी देनी है। ऐसे नहीं गहरा गहरा कोई भी लाइट देनी है। थोड़ी देर में इस पर भी बात होगी, अभी सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूं। अगर इन्हें रात में लाइट दे दिया तो इनमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो जाए। और मान लो इन्हें जितनी लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, जितनी लाइट से इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है उतनी लाइट नहीं मिल रही है, और आप बोल रहे हो नहीं तू तो फ्लावरिंग कर, मतलब ये उसको जितनी लाइट चाहिए उतनी नहीं मिल रही, फ्लावरिंग नहीं इंड्यूस हो रही, लेकिन आप चाह रहे हो कि फ्लावरिंग करे, तो जिब्रेलिन दे दो ना। तो जितनी लाइट चाहिए उतनी ना मिले तो भी फ्लावरिंग कर ले। पढ़ के देखो जरा, एक पॉइंट होगा जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन कैन इंड्यूस फ्लावरिंग इवन इन नॉन इंडक्टिव फोटो पीरियड, मतलब जितनी लाइट से इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो सकती है, जितनी लाइट मिलने से इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो सकती है वो नहीं मिल रहा, और आपको फ्लावरिंग कराना है तो क्या दे दो, जिब्रेलिन, तो फ्लावरिंग हो जाएगी। क्लियर है? बेसिक डिफरेंस क्या है शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट में? ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में फ्लावरिंग करेंगे, इनके लिए डार्क क्रिटिकल है, डार्क में लाइट दोगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इन्हें क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिलेगी तो फ्लावरिंग करेंगे, और अगर रात में लाइट दे दिया वो तो बोनस हो जाएगी, वो स्टिमुलेट कर देगा फ्लावरिंग। इन्हें ज्यादा लाइट चाहिए, लाइट क्रिटिकल है इनके लिए, और अगर लाइट नहीं मिल रही है जितनी चाहिए फ्लावरिंग के लिए तो जिब्रेलिन दे दो तो भी फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगा। सही है? तीसरा, डे न्यूट्रल। इन्हें कोई मतलब नहीं कितना बड़ा दिन हो रात। एग्जाम्पल देख लो इसके क्या क्या दिए हैं, हैनबेन, स्पिनच, शुगर बीट, वीट, बार्ली, ऐसे कुछ दिए हैं। अच्छा, लाक्स पर दिया होगा तो दो चार तो याद ही कर लो, वीट है, बार्ली है, स्पिनच, शुगर बीट, ये तीन चार याद कर लो बस बहुत है। वीट, बार्ली, स्पिनच, शुगर बीट हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट हो गए। डे न्यूट्रल प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा दिन या रात, एक बार प्लांट वेजिटेटिवली मैच्योर हो गया, एक बार प्लांट वेजिटेटिवली मैच्योर हो गया, अब वो फ्लावरिंग करना है और फ्लावरिंग करके रहेंगे। एग्जाम्पल, एमटीएस सीसी, एमटीएस सीसी, मेज, टमाटो, सनफ्लावर, कॉटन, कोकुम्बर है। अरे एमटीएस बस याद कर लो, मेज, टमाटो, सनफ्लावर, कॉटन, कोकुम्बर, ये 5 एग्जाम्पल सारे हो जाए तो एमटीएस सीसी पूरा करके रख लो। डे न्यूट्रल हो गया। अब मैं बेसिक बातें करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, अलर्ट होकर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है उस पर फोकस करना, कि दो प्लांट है, कभी कभी ना हमें ये नहीं देखना है कि 13 घंटे दिन है, 13 घंटे दिन, 11 घंटे रात, लॉन्ग डे चल रहा है तो लॉन्ग डे प्लांट वाले फ्लावर कर जाए, और दूसरा 11 घंटे का दिन चल रहा है, 13 घंटे की रात, मतलब छोटा दिन चल रहा है, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। कभी कभी ये कितने घंटे दिन और रात मायने नहीं रखते, क्या मायने रखता है वो देखो, क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल फोटो पीरियड, एक 11 घंटे के दिन चल रहे हैं, छोटा दिन चल रहा है, दो प्लांट है ए और बी, ठीक, एक दिन 10.5 घंटे का दिन हो गया, ए ने फ्लावरिंग कर ली, हाँ मतलब ए शॉर्ट डे प्लांट है,
मतलब जितनी लाइट मिल रही है उससे कम में फ्लावरिंग कर गया। एक दिन ऐसा आया 11 घंटे की जगह दिन 11.5 घंटे का हो, 11.5 घंटे का दिन है, अभी भी रात बड़ी है, 12.5 घंटे की है। ध्यान देना, अभी भी 12.5 घंटे की रात है, दिन अभी भी छोटा है और रात बड़ी है, लेकिन 11.5 घंटे की लाइट मिलते बी फ्लावर कर गया, मतलब बी लॉन्ग डे प्लांट है। सर लंबा दिन तो अभी भी नहीं है, रात ही बड़ी है। यही तो समझा रहा हूं कि जितनी लाइट आजकल मिल रही है उससे कम में फ्लावरिंग कर गया तो शॉर्ट डे, और उससे ज्यादा में कर गया तो लॉन्ग डे। ये नहीं देखना है कि 13 घंटे दिन है तभी लॉन्ग डे प्लांट है। समझ में आई मेरी बात? जितना बड़ा दिन मिल रहा है उससे कम में फ्लावरिंग करे तो शॉर्ट डे, उससे ज्यादा मिले तो फ्लावरिंग करे तो लॉन्ग डे। बात गई दिमाग में? हाँ बोलो। साढ़े, हाँ, तो तुरंत थोड़ी ना फ्लावरिंग करेगा बच्चे, एक बार थोड़ी ना, एक बार 10.5 घंटे मिल गया फ्लावरिंग होगी। ऐसे तो 3 बार उसे मिले, कम से कम एक बार मिले तो उसे स्टिमुलस मिलेगा कि चलो फ्लावरिंग करना है। वो बात कर रहा हूं मैं आगे, इसको कैसे पता चला कि आज 10.5 घंटे के दिन है, चलो फ्लावरिंग करते हैं। वो सारी चीजें आ रही है, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म भी आ रहा है। अरे प्लान को कैसे पता चला आज कितना बड़ा दिन था? कुछ तो सिस्टम होगा ना, उस पर बात करने जा रहा हूं। अभी सिर्फ इतना, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में फ्लावरिंग करे शॉर्ट डे प्लांट, उससे ज्यादा में करे लॉन्ग डे प्लांट, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा दिन रात है तो डे न्यूट्रल प्लांट। मैकेनिज्म बिहाइंड क्या है वो दिखाने जा रहा हूं अब आपको। किसने बताया कि कितनी लाइट मिली, मतलब स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? फोटो पीरियड वाला स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? लीव्स। कौन रिसीव करेंगे? लीव्स। लेकिन लीव्स में कौन? एक पिगमेंट जिसका नाम है फाइटोक्रोम। स्टिमुलस ऑफ फोटो पीरियड, याद रखना है, स्टिमुलस ऑफ फोटो पीरियड रिसीव करेगा लीव्स, और लीव्स में कौन? एक पिगमेंट जो कि फाइटोक्रोम है, जो कि एक क्रोमो प्रोटीन है। क्रोमो मतलब कलर्ड प्रोटीन। ये एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब करेगा और उससे फिर रेस्पॉन्स आएगा। क्रोमो प्रोटीन है मतलब कलर्ड प्रोटीन है, ये बताएगा क्या हुआ, लाइट कितना मिला क्या नहीं। फाइटोक्रोम। क्वेश्चन आ जाता है, बताए क्या? एक शॉर्ट डे प्लांट था, उसे 11 घंटे का दिन चाहिए था, मिल गया। बस एक समस्या थी कि उसमें पत्ती नहीं थी, लीफ नहीं थी। क्या ये फ्लावरिंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि स्टिमुलस तो लीव्स रिसीव करते हैं। समझ रहे हो? हर एंगल पर सोचते चलो चीजों को। अच्छा अब समझो, ये जो स्टिमुलस रिसीव करने वाला पिगमेंट है ना, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है पी आर और एक है पी एफ आर। पी आर जो है, पी आर जो है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर्ड होता है, और जो पी एफ आर है कहते हैं येलो ग्रीन कलर का होता है। कलर वलर नहीं याद करना है आपको, हाँ, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना है कि पी आर जो है इनएक्टिव फॉर्म है और पी एफ आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म कौन है? पीएफआर। बोलते हैं कि फाइटोक्रोम किसमें मदद करता है? फाइटोक्रोम मदद करता है फ्लावरिंग में, सीड जर्मिनेशन में। समझ रहे हो? लेकिन कौन सा फाइटोक्रोम? पीएफआर, क्योंकि एक्टिव फॉर्म कौन है? पीएफआर। सही है? इनके नाम ऐसे कैसे हैं सर? वो इधर देख ले,
पी आर नाम पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसा फाइटोक्रोम है जो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। पीएफआर ऐसा फाइटोक्रोम है जो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। पीआर रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और पीएफआर फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? अरे वही खेती करना और क्या, जो गार्डन में पौधे वौधे उगाते हैं। पीआर क्या है? रेड लाइट एब्जॉर्ब करने वाला फाइटोक्रोम। पीएफआर क्या है? फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करने वाला फाइटोक्रोम। पता है पीआर कौन सी रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है? नियर अबाउट 660 नैनोमीटर। और जब रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है ये, तो ये पीएफआर में बदल जाता है। ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा लगभग 660 नैनोमीटर की, और फिर इसमें बदल जाएगा पीएफआर। लेकिन कन्वर्जन 100% नहीं होता। रेड लाइट ले लिया, कुछ पीआर ही रहेगा और कुछ पीएफआर में बदल जाएगा। ये नहीं कि 100% बदल गया, ठीक है? ओके। और पीएफआर ऐसा फाइटोक्रोम है जो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब फार रेड लाइट जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये बदल जाएगा पीआर में। फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी फार रेड लाइट? 730 नैनोमीटर। रेंज पता है क्या इसकी? 720 से 740 नैनोमीटर। तो ये फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा और किसमें बदल जाएगा? पीआर में। लेकिन फिर से कन्वर्जन 100% नहीं है। फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करके ये थोड़ा बहुत पीएफआर ही रहेगा और कुछ किस में बदल जाएगा? पीआर में। पीआर को पीएफआर में बदलना है, एक ही तरीका है, रेड लाइट दो पीएफआर में बदल जाएगा। लेकिन पीएफआर को पीआर में बदलने के दो तरीके हैं, या तो फार रेड लाइट दे दो, पीआर में बदल जाएगा। और अगर आप नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, रात होगी तो अपने आप बदल जाएगा। मतलब डार्क में ये अपने आप पीएफआर पीआर में बदल जाता है। ये रेड लाइट लेकर पीएफआर में बदलेगा और ये फार रेड लाइट दोगे तो पीआर में बदलेगा, या नेचुरली रात होगी तो पीएफआर किस में बदल जाएगा? पीआर में। सही है? अच्छा, अब आपकी नॉलेज के लिए क्या चाहिए वो सुनो। आप शॉर्ट बता रहा हूं, स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए पीआर ज्यादा चाहिए। कहने का मतलब पीआर अपॉन पीएफआर मोर देन 1 चाहिए। अरे पीआर ज्यादा चाहिए, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ज्यादा चाहिए, एक्टिव फॉर्म कम चाहिए। कौन सी लाइट दूं तो पीआर ज्यादा हो जाएगा? रेड नहीं, फार रेड। और रेड दूंगा तो पीएफआर ज्यादा हो जाएगा। फार रेड दूंगा तब ना पीआर ज्यादा बनेगा। तो कौन सी लाइट देनी पड़ेगी? फार रेड लाइट, तब ये फ्लावरिंग करेगा। और रेड लाइट दे दूं तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। अच्छा, और लॉन्ग डे को फ्लावरिंग के लिए पीएफआर ज्यादा चाहिए, मतलब पीएफआर अपॉन पीआर मोर देन 1। अरे कुल मिला के पीएफआर ज्यादा पीआर कम चाहिए, तो कौन सी लाइट दूं तो पीएफआर ज्यादा होगा? रेड लाइट। तो रेड लाइट दूंगा तो पीएफआर ज्यादा हो जाएगा या नहीं? फ्लावरिंग कर लेगा। तो थोड़ी देर पहले नहीं बताया था? सुनो इधर, क्रूशियल बातें सुनो। थोड़ी देर पहले नहीं बोला था लॉन्ग डे प्लांट को अगर रात में लाइट दे दूं तो फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन कौन सी लाइट? रेड लाइट। लॉन्ग डे प्लांट को रात में लाइट देने को नहीं बोला था, लेकिन कौन सी लाइट? रेड लाइट। तब ना पीएफआर ज्यादा होगा और फ्लावरिंग करेगा। और मैंने बोला शॉर्ट डे प्लांट को रात में लाइट नहीं देनी है। कौन सी लाइट नहीं देनी है? रेड लाइट। क्योंकि अगर आपने रेड लाइट दे दी रात में शॉर्ट डे प्लांट को, रात में अगर रेड लाइट दे दी या व्हाइट लाइट दे दी, तो व्हाइट में भी तो रेड है,
तो शॉर्ट डे प्लांट को व्हाइट लाइट या रेड लाइट दे दिया रात में, तो पीआर किसे बदल जाएगा? पीएफआर में। तो पीएफआर ज्यादा हो गया, शॉर्ट डे प्लांट को क्या ज्यादा चाहिए? पीआर। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, इधर देखो, समझना। ये ऐसे अपने आप समझना है आपको। आपको डायग्राम में कुछ नहीं दिया है, अपने आप समझना है कि दिन छोटा है रात बड़ी है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, समझे? अब यहां पर दिया होगा कि रात में मैंने लाइट दे दी, अगर मैंने व्हाइट लाइट दी या रेड लाइट दी, बोला ना रात में अगर व्हाइट लाइट या रेड लाइट दी तो क्या ज्यादा हो जाएगा? पीएफआर। और पीएफआर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आपको ये डायग्राम आएगा, अब बोलेगा कि इसमें फ्लावरिंग होगी या नहीं, फ्लावरिंग होगी या नहीं, नहीं होगी फ्लावरिंग। दूसरा सवाल आया, देखते जाना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन आया कि ये ऐसा है, यहां पर फार रेड लाइट दी, मैंने क्या बोला था? शॉर्ट डे प्लांट को रात में लाइट दोगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन कौन सी लाइट? व्हाइट या रेड। अगर फार रेड दे दूं तो तब तो फ्लावरिंग होगी ना, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट को पीआर ज्यादा चाहिए। तो अगर मैंने, अरे देखो, नॉर्मल रात थी, नॉर्मल रात थी तो भी तो पीआर ही ज्यादा था, नॉर्मल रात थी तो पीआर ज्यादा था तो फ्लावरिंग करता। लेकिन आपने फार रेड लाइट दे दी तो वो भी तो पीआर ही बनाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लावरिंग तो होगी। तो अगर शॉर्ट डे प्लांट को रात में लाइट देना है तो कौन सी देनी होगी? फार रेड। अच्छा, नहीं सवाल देने वाले ऐसे थोड़ी रुकेंगे, सवाल ऐसे देंगे आपको, इधर देखो, यहां बोलेंगे कि रेड लाइट दी या फार रेड लाइट दी, देखते रहना, फार रेड दी, फिर यहां आएगा कि रेड लाइट दी। अब बताओ फ्लावरिंग होगी नहीं? नहीं होगी। फ्लावरिंग होगी या नहीं ये आखिरी ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। अरे भाई आपने फार रेड दिया, फार रेड दिया तो क्या बन, फार रेड दिया तो क्या बन गया? फार रेड दिया तो क्या बन गया? पीआर। लेकिन पीआर तो बन गया फार रेड देने से, आपने फिर से रेड दे दिया तो फिर से पीएफआर ज्यादा हो गया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और अभी नहीं रुकने वाला मैं, अभी जगह है बोर्ड में। ऐसे आ गया कि रेड लाइट दी या ऐसे, पहले फार रेड दी, फिर रेड दी, फिर फार रेड दी, अंत में क्या दिया? फार रेड। अंत में फार रेड दिया तो पीआर ज्यादा हो गया ना, फ्लावरिंग होगी। तो अगर कई बार इंटरप्ट किया है डार्क पीरियड को, तो अंत में अगर फार रेड दिया है तो फ्लावरिंग होगी, और अंत में अगर रेड दिया है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो कई बार लाइट दिया तो क्या देख रहे हैं? अंत में क्या दिया है, अंत में अगर फार रेड दिया तो फ्लावरिंग होगी, नहीं दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा अब ऐसा करो, ये सब तो मॉड्यूल में है, ये थोड़ा सा, ये और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए, शॉर्टकट में इनको बना डालो। फिर बताता हूं मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग का, एक मैकेनिज्म लेकर आ रहा हूं, भले ही वो हाइपोथेटिकल होगा मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी जल्दी से कर डालो।
और अब ये जो मैकेनिज्म ला रहा हूं ये आपके नोट्स में बना हुआ है, अब जो लेकर आ रहा हूं। अरे जब सीड जर्मिनेट होता है उसी को सीडलिंग कहते हैं, और क्या। ये दैट्स इंपॉर्टेंट। जल्दी बना लो। अब मैं एक मैकेनिज्म ला रहा हूं फ्लावरिंग का, भले ही वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिसके बेसिस पर मैं फ्लावरिंग समझाने वाला हूं, फ्लोरिजन हार्मोन, वो आज तक प्लांट से निकला ही नहीं। तो इस मैकेनिज्म के काफी पात्र काल्पनिक होंगे, मतलब पता ही निकाला ही नहीं, तो हाइपोथेटिकल ही है। देखते हैं। हाँ, जो भी समझो, नोट्स में बना हुआ है वो डायग्राम, बनाता हूं। अभी देखो देखो, कर लेंगे, चिंता ना। चलो मैकेनिज्म देख लो। कहने का मतलब ये है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग दिखा रहा हूं, हो गया ना सभी का? ओके, ठीक है। देखो फिर, देखो सभी ध्यान दो। ये एक शूट है, शूट अपेक्स पर फ्लोरल बड लगा है, फ्लोरल बड लगा है ऑन शूट अपेक्स। अच्छा, अब समझो, ये लीफ है, ये ऐसे। देखो, जब एप्रोप्रिएट लाइट मिलेगी प्लांट को, एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड मिलेगा, मतलब जितनी लाइट चाहिए उतनी मिलेगी। तो अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है तो पीआर अपॉन पीएफआर मोर देन 1 रेशियो अचीव हो जाएगा। शॉर्ट डे प्लांट है, जितनी लाइट चाहिए उतनी मिल जाए तो ये रेशियो अचीव हो जाएगा। और अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो पीएफआर अपॉन पीआर मोर देन 1 रेशियो अचीव हो जाएगा। अभी तक कुछ भी काल्पनिक नहीं है। शॉर्ट डे प्लांट है तो ये रेशियो अचीव हो जाएगा, और लॉन्ग डे प्लांट है तो ये रेशियो अचीव हो जाएगा। इसके आगे सब काल्पनिक है। जब ये रेशियो अचीव हो जाता है तब शायद कोई जीन एक्टिवेट हो जाती है, और वो जीन शायद एमआरएनए और प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन शायद फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन बनवा देता है। ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, ये हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन है, जो कि आज तक नहीं निकाला गया प्लांट से। चाइलाख्यान ने दिया था कॉन्सेप्ट, चाइलाख्यान नाम नहीं याद रखना है। ये फ्लोरिजन हार्मोन आज तक नहीं निकाला गया। शायद कभी जब निकलेगा तो शायद जिब्रेलिन और एंथेसिन का बना होगा,
जिब्रेलिन। तो हमें पता है एंथेसिन आज तक नहीं निकाला गया, जब भी कभी निकलेगा शायद कोई स्टीरॉइड होगा, मतलब कंपोजिशन तक शायद में बता डाली, अभी निकला उकला नहीं है कुछ भी। अब शायद ये फ्लोरिजन फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होकर फ्लोरल बड तक जाता होगा शायद, और जब ये बड शायद जाता होगा ऊपर तो बड खुल जाता होगा और हो गई फ्लावरिंग। अब शायद नहीं, फ्लावर तो दिख रहा है, अब शायद कहां है, अब शायद कहां है भाई। तो ये है, जब एप्रोप्रिएट लाइट मिलती होगी, शॉर्ट डे प्लांट है तो ये रेशियो अचीव हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट है तो ये रेशियो अचीव हो जाएगा। जब रेशियो अचीव हो जाता होगा तो कोई जीन है जो शायद एक्टिवेट हो जाती होगी, हमारे में प्रोटीन बनवाती होगी और वो फ्लोरिजन बनवा देता होगा। अब फ्लोरिजन फ्लोएम से जाके बड को खुलवा देता, हो गई फ्लावरिंग। ये मैकेनिज्म है फ्लावरिंग की शायद। अब फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है जो शायद जिब्रेलिन और एंथेसिन का बना हुआ। अरे एंथेसिस मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ बड, वही से एंथेसिन नाम आया है। ठीक है, ओके। ये हमारे नोट्स में आपको जो मिले हैं नोट्स, उसमें है ये डायग्राम। ठीक है, अब मुझे बताना है वर्नलाइजेशन, लेकिन वर्नलाइजेशन के पहले मुझे छोटा सा एक दूसरा पार्ट बताना है, सीड डॉर्मेंसी। वो आखिरी में दिया हुआ है, आगे वो बता लूं फिर वर्नलाइजेशन बताऊंगा, क्योंकि वो अलग ही चीज है। एंडिंग छोटी नहीं होनी चाहिए चैप्टर की, ग्रैंड होनी चाहिए, इसलिए छोटी चीज से एंड नहीं करूंगा, इसलिए डॉर्मेंसी पहले पढ़ाऊंगा मैं। तो चलो देखते हैं, है जबरदस्ती, चलो आ जाओ। अच्छा, तू देखते जा भी क्या क्या होने वाला है, तू सोच भी नहीं सकता, भी बताऊंगा ना, देखते जा, देखते जा बस। तो देखो, सीड डॉर्मेंसी की बात कर रहा हूं, आखिरी में छोटा सा पार्ट दिया है। तो देखो भाई, ध्यान से, बिल्कुल अलर्ट होकर। देखो अभी फिलहाल सीड डॉर्मेंसी, सीड वाइबल है, मतलब सीड सरवाइव कर रहा है, एम्ब्रियो जिंदा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी फेवरेबल है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। इसमें पक्का सीड के अंदर कुछ गड़बड़ है, तभी नहीं हो रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सीड डॉर्मेंसी। अगर सीड के कारण ही कुछ गड़बड़ है और जर्मिनेशन नहीं हो रहा, इसे क्या बोलोगे, सीड डॉर्मेंसी में है। इन्वायरमेंट बिल्कुल फेवरेबल दे रखा है, सीड भी जिंदा है, एम्ब्रियो जिंदा है, फिर भी जर्मिनेट ना करे, मतलब पक्का किसी एंडोजिनस फैक्टर के कारण है, मतलब कोई इंटरनल फैक्टर है सीड का जो जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है। तो अगर सीड में ही कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण ये जर्मिनेट ना कर पाए, इसे क्या बोलेंगे, सीड क्या है, डॉर्मेंसी में। क्या क्या रीजन हो सकते हैं डॉर्मेंसी के, हो सकता है रीजन सीड कोट हार्ड और इम्पर्मिएबल हो, हार्ड एंड इम्पर्मिएबल सीड कोट हो, उससे पानी अंदर नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। दूसरा, हो सकता है सीड के अंदर कोई जर्मिनेशन इनहिबिटर हो जो जर्मिनेशन रोक रहा है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो, फिनोलिक एसिड हो, पैरास्कॉर्बिक एसिड हो, एक और क्या, फेरुलिक एसिड हो। पता है फेरुलिक एसिड कहां होता है, टमाटो पल्प में। ये फेरुलिक एसिड वाला लिख देना, मैं समझाता हूं क्या बात है, इसलिए ऐड करा रहा हूं। फेरुलिक एसिड टमाटो पल्प में, जर्मिनेशन इनहिबिटर में
3 तो दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ है, वो जोड़ दो। एक्चुअली ये चौथा जो एग्जाम्पल ऐड करा है ना मैं, वो ये है, टमाटर चाहे पक जाए चाहे सड़ जाए, चाहे पक जाए चाहे सड़ जाए, जब तक टमाटो फ्रूट के अंदर सीड है, टमाटो का सीड कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टमाटो पल्प में फेरुलिक एसिड नाम का जर्मिनेशन इनहिबिटर है। तो जब तक सीड टमाटर के अंदर है, फ्रूट के अंदर है, तब तक कभी जर्मिनेट नहीं करेगा ड्यू टू जर्मिनेशन इनहिबिटर। अच्छा, तीसरी वजह हो सकती है सीड के ना जर्मिनेट होने की कि सीड बन तो गया है लेकिन अभी एम्ब्रियो मैच्योर ही नहीं हुआ है। तो ये वजह हो सकती है डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी को तोड़े कैसे? जर्मिनेशन कराना है तो डोरमेंसी कैसे तोड़े? तो डोरमेंसी तोड़ने के नेचुरल मेथड इधर देखो। पहला तरीका है सनलाइट में रख दो, तो सनलाइट से हो सकता है जर्मिनेशन इनहिबिटर का ब्रेकडाउन हो जाए, जर्मिनेशन इनहिबिटर का ब्रेकडाउन हो जाए सनलाइट की एनर्जी से और सीड जर्मिनेट कर जाए, या हीट दे दिया जाए, हीट के कारण जर्मिनेशन इनहिबिटर ब्रेकडाउन हो जाए, सीड जर्मिनेट करने लगे, या माइक्रोब्स के साथ रख दो। अरे मिट्टी में डाल दो, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं, मिट्टी में डाल दो, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं वो हार्ड सीड को तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। मिट्टी में डाल दिया तो जो माइक्रोब्स है मिट्टी में, उन्होंने हार्ड सीड को क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया। अब तो जर्मिनेट कर सकता है ना। चौथा, गाय को खिला दो सीड। अब गाय के डाइजेस्टिव ट्रैक से वो जब बीज गुजरेगा तो गाय के डाइजेस्टिव ट्रैक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगी वो हार्ड सीड कोट को सॉफ्ट करा देंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम हार्ड सीड कोट को सॉफ्ट करा देंगे, प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम जर्मिनेशन इनहिबिटर को डाइजेस्ट कर देंगी। तो जर्मिनेशन इनहिबिटर को डाइजेस्ट कर दिया और सीड कोट को भी सॉफ्ट कर दिया। अब ये सीड गोबर से बाहर निकला, गोबर के साथ बाहर आ गया। अब ये गोबर उठा लो, गोबर में क्या है? बीज, और उस बीज में जर्मिनेशन इनहिबिटर अब नहीं है और सीड कोट सॉफ्ट हो चुका है। मिट्टी में डाल दो, जर्मिनेट हो गई। सही है ना? हाँ, क्या सोच रहा है कि कौन उठा कर लाएगा? इसीलिए मैं तेरी तरफ देख रहा था। अगला आर्टिफिशियल मेथड। अब अगला है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड है, लो टेम्परेचर देकर भी डोरमेंसी खत्म की जा सकती है। लो टेम्परेचर देकर भी डोरमेंसी खत्म की जा सकती है। और लो टेम्परेचर देकर डोरमेंसी खत्म करना कहलाता है स्ट्रैटिफिकेशन। दूसरा है स्कैरिफिकेशन। बताइए कब यूज करेंगे? जब हार्ड सीड कोट हो। अरे चाकू ले लो, चाकू से हार्ड सीड कोट को हटा दो। हार्ड सीड कोट ही गड़बड़ कर रहा था ना, तो हार्ड सीड कोट को बिल्कुल चाकू से छील दो, बिल्कुल ठीक है। और सीड कोट हट गया, सीड कोट हट गया, अब आराम से जर्मिनेट कर। या सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर से हार्ड सीड कोट को फिर से छील दो, सही है, तो फिर से सीड कोट हट गया, जर्मिनेट कर जाए। या फिर जैसे चने का सीड है, हार्ड सीड कोट है, तो एक बर्तन में हार्ड सीड कोट रखो, हार्ड सीड कोट, उसका सीड कोट भी हार्ड है, सीड को रखा चने के,
और उसे विगरस शेक कर दो। शेक करोगे तो क्या होगा, सीड कोट लूज हो जाएगा, और सीड कोट लूज हो गया तो पानी भी इम्बाइब कर लेगा, ऑक्सीजन भी जाएगा और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। कहने का मतलब सीड कोट हटाने की जिम्मेदारी थी, सीड कोट को लूज करने की बात थी, इस कैरिफिकेशन। तीसरा है, रात भर सीड को पानी में सोक करके रख दो, तो सीड कोट क्या करेगा, पानी को इम्बाइब करेगा, सीड को ढीला पड़ जाएगा, पानी इम्बाइब करेगा और ढीला पड़ गया और फिर जर्मिनेट कर जाएगा। चौथा है, कुछ केमिकल की मदद से भी सीड को जर्मिनेट करा सकते हैं, जैसे जिब्रेलिन देकर, पोटेशियम नाइट्रेट देकर, थायोयूरिया देकर, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनकी मदद से सीड को जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो ये डोरमेंसी खत्म करने के तरीके हो गए, ये सब दिए हैं मॉड्यूल में, ठीक है। लो टेम्परेचर, हाँ लो टेम्परेचर भी तो सीड कोट को लूज कर देगा और जर्मिनेशन इनहिबिटर को इनएक्टिव कर सकता है। क्यों, लो टेम्परेचर ठंड है तो सॉफ्ट हो जाएगा ना, हार्ड कहां से हो जाएगा, पानी थोड़ी ना कि बर्फ जमाने को बोला मैंने, ठीक है, लूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, हाँ सीड कोट भी होता है, और अगर इनहिबिटर है तो जिब्रेलिन देकर कर सकते हैं ना, सारे मेथड देखे हैं हम। सनलाइट और हीट क्या कर रहे थे, जर्मिनेशन इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो ये डोरमेंसी खत्म करने के तरीके हो गए। अब आता है समझने का पार्ट। आपके मॉड्यूल में, ध्यान से बिल्कुल, आपके मॉड्यूल में या एनसीईआरटी में तो बिल्कुल एक पैराग्राफ दिया है, लेकिन इतना अच्छा लिखा है, देखते हैं। वानलाइजेशन या येरोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन, येरोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन, इसका कॉन्सेप्ट दिया था टीडी लाइसेंको ने। हाँ सिर्फ लाइसेंको याद रखो, और नाम नहीं याद रखते तो भी चलेगा। रशियन साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने, ठीक है, हाँ वे जेनेटिसिस्ट थे। हाँ ध्यान से देखो अभी। अब क्या है वानलाइजेशन, एनसीईआरटी ने कैसे शुरुआत करी है इसकी, वो समझो पहले। एनसीईआरटी ने बोला है कि दुनिया में कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको लो टेम्परेचर मिल जाए तो फ्लावरिंग की क्वालिटी सुधर जाएगी। फ्लावरिंग की क्वालिटी सुधर जाएगी मतलब फ्लावर बड़े लगेंगे। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें लो टेम्परेचर मिल जाए तो फ्लावरिंग की क्वांटिटी सुधर जाएगी, मतलब फ्लावर ज्यादा लगेगी। इसी को एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, देयर आर प्लांट्स इन विच flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to low temperature। मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें लो टेम्परेचर मिल जाए तो फ्लावरिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और कुछ में फ्लावरिंग की क्वांटिटी इंप्रूव हो जाएगी। वानलाइजेशन है क्या एक्चुअली, लो टेम्परेचर देकर जल्दी फ्लावरिंग करा लेना। वानलाइजेशन एक्चुअली ये करता क्या है, वेजिटेटिव फेज जल्दी खत्म करवा देता है, वेजिटेटिव फेज को जल्दी खत्म करा देता, मतलब प्लांट को वेजिटेटिवली मैच्योर जल्दी करा दे। वेजिटेटिवली मैच्योर समझते हो, रूट स्टेम लीव सब डेवलप हो गए, प्लांट वेजिटेटिवली मैच्योर हो गया, ये काम जल्दी करवा देता है। और फ्लावरिंग को हेस्टन कर देता है, हेस्टन कर देता मतलब स्पीड अप कर देता है। तभी तो बोल रहा हूं कि वेजिटेटिव फेज जल्दी खत्म होगा तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी जल्दी होगी। ये करेगा, ये देखते जाना अच्छे से, बिल्कुल आंखें दिमाग इधर। मैं बोल रहा हूं वानलाइजेशन क्या है, प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग, प्रमोशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग बाय
लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। और ये करता क्या है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या वर्नलाइजेशन जो है, शॉर्टन्स द वेजिटेटिव फेज, मतलब प्लांट को जल्दी वेजिटेटिवली मैच्योर करा देता है। एंड हेस्टेंस मतलब स्पीड अप कर देता है फ्लावरिंग को, फ्लावरिंग जल्दी करा देता है। अब ये सारा मामला समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं बायनियल प्लांट्स का। किसका? बायनियल प्लांट्स का। थोड़ा गौर करिएगा, बायनियल प्लांट्स के अगर मुझे एग्जांपल बोलने हो तो एनसीईआरटी ने दिए हैं एग्जांपल, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। और ये जो बायनियल प्लांट्स होते हैं दे आर मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट, प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट वंस इन लाइफ। अब वो भी कब? ड्यूरिंग सेकेंड ग्रोइंग सीजन, ड्यूरिंग सेकेंड ग्रोइंग सीजन। अरे भाई एनुअल वो होते हैं जो एक सीजन जिंदा रहे, और ये 2 सीजन जिंदा रहेंगे। पहले सीजन में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, रूट, स्टेम, लीफ ये सब बनाएंगे, और सेकंड सीजन में क्या करेंगे, ये फ्लावरिंग, फ्रूटिंग करेंगे। तो 2 सीजन लगते हैं फ्रूट करके, फिर पौधे मर जाते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं 2 सीजन ना लगे, एक ही सीजन में सब हो जाए। 2 सीजन नहीं, एक ही सीजन में सब कुछ हो जाए। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करूंगा, मैं इसको दे दूंगा लो टेम्परेचर, 1 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इन प्रेजेंस ऑफ O2, H2O एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो भी दिला रहा हूं, ये सब दे दूंगा मैं। लेकिन ये स्टिमुलस रिसीव कौन करेगा? साइट टू परसीव स्टिमुलस, मतलब ये लो टेम्परेचर वाला स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? या तो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस लीफ रिसीव करता था, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस लीफ रिसीव करता था। लेकिन ये वाला या तो शूट एपेक्स बोलो या एपिकल बड बोलो, या तो यहां दे दो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन हम लोग ना ज्यादा कोशिश करते हैं जर्मिनेटिंग सीड को देना लो टेम्परेचर। जर्मिनेटिंग सीड को लो टेम्परेचर पे रखना आसान रहेगा ना। तो अगर जर्मिनेटिंग सीड को दे रहे हो लो टेम्परेचर, तो ये स्टिमुलस लो टेम्परेचर का कौन लेगा? एम्ब्रियो टिप, एम्ब्रियो का टिप या एम्ब्रियो का एपेक्स। या तो एम्ब्रियो टिप लेगा इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। अगर जर्मिनेटिंग सीड को लो टेम्परेचर दे रहे हो तो फिर स्टिमुलस कौन लेगा? एम्ब्रियो टिप। और अगर पौधे में देना चाह रहे हो तो कौन लेगा? शूट एपेक्स, या शूट एपेक्स पर ही तो एपिकल बड है, वो ले लेगा। अच्छा, अगर आपने लो टेम्परेचर दे दिया तो पता है क्या होगा? ये पौधा प्रोड्यूस कर लेगा फ्लावर एंड फ्रूट इन फास्ट ग्रोइंग सीजन, बना लेगा फ्लावर फ्रूट फास्ट ग्रोइंग सीजन में। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने बायनियल को एनुअल में बदल लिया। अगर देखा जाए तो पहले ही सीजन में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गई और इसके बाद पौधा मर गया। तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग जल्दी करा लिया नहीं लो टेम्परेचर देकर। अब बताइए सर हुआ क्या? अब ये मैकेनिज्म डबल काल्पनिक है, मतलब यहां पर 2 हार्मोन होंगे जो हाइपोथेटिकल है। तो सुनो, लो टेम्परेचर देने से मैकेनिज्म बिहाइंड, तो लो टेम्परेचर देने से, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने से शायद सिंथेसिस हो जाता है वर्नलिन हार्मोन का। एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है वर्नलिन, जिसे मेल्कर ने दिया था। नाम याद करने की जरूरत नहीं है,
इसलिए मैं नाम लिख भी नहीं रहा हूं, मेलकर ने दिया था। अभी तक नहीं निकाला गया प्लांट से, लेकिन जब कभी निकलेगा शायद ये जिब्रेलिन जैसा ही कुछ होगा, परहैप्स केमिकली सिमिलर टू जिब्रेलिन। पता है ऐसा क्यों लिख के दे रहा हूं आपको? कहीं क्वेश्चन आ गया वर्नलाइजेशन का सब्स्टिट्यूट बताओ, तो जिब्रेलिन ट्रीटमेंट, क्योंकि लो टेम्परेचर देने से भी तो जिब्रेलिन जैसा ही कुछ बन रहा है। तो सब्स्टिट्यूट फॉर कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट क्या दोगे? जिब्रेलिन। अच्छा, अब ये जो वर्नलिन बन जाता है ना, ये इंड्यूस करा देता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजन। और फ्लोरिजन क्या कराता है? फ्लावरिंग इंड्यूस करा देता है। सही है? ओके, और सुनो, जल्दी फ्लावरिंग करा देता है। अब ध्यान से सुनना, बात यहां पर यह है, बात यह है कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बाद ये सारी चीजें हुई, वर्नलिन बना, वर्नलिन फ्लोरिजन बनाया और ये फ्लावरिंग करा दिया। सही है ना? लो टेम्परेचर देकर बायनियल को एक तरह से किस में बदल दिया हमने? एनुअल में। यही है ना? तो ये करता क्या है एक्चुअली? वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट कर देता है। भाई 2 सीजन लग रहे थे, अब इसने क्या किया? पहले ही फेज में, पहले ही सीजन में वेजिटेटिव फेज खत्म करके फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी करा दी, तो फ्लावरिंग जल्दी हो गई। सही है? मैकेनिज्म जो बताया ये काल्पनिक है। कोई पूछे सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन क्या है, तो जिब्रेलिन बताओ। क्लियर? और सुनो, लो टेम्परेचर देने के तुरंत बाद अगर हाई टेम्परेचर पर रख दोगे तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इसे कहेंगे डीवर्नलाइजेशन। क्या बोलोगे? डीवर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर देने के तुरंत बाद अगर हाई टेम्परेचर पर रखा तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, थोड़ा मैकेनिज्म सुनो। मामला क्या, इधर सुनो। देखो, होता ये था, 2 सीजन लगते थे, सभी ध्यान देंगे। पहला सीजन, दूसरा सीजन। ये पहला सीजन होता था और ये दूसरा सीजन होता था। पहले सीजन में पहले क्या होता था? वेजिटेटिव ग्रोथ चलती थी। क्या चलता था? वेजिटेटिव ग्रोथ चलती थी। तो प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करता था। फर्स्ट सीजन में प्लांट वेजिटेटिवली मैच्योर होता था, और पहला सीजन जब खत्म हो रहा होता था ना, तो वेजिटेटिवली प्लांट मैच्योर भी हो रहा है, अब बर्ड फॉर्मेशन भी हो जाता था। वेजिटेटिव मैच्योरिटी भी आती थी और बर्ड फॉर्मेशन भी होता था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। पहले सीजन के एंड में, एंड ऑफ फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिवली मैच्योरिटी आती थी और बर्ड बन जाते थे। मतलब सेकेंड सीजन में कितने फ्लावर लगेंगे इसका फैसला यही हो जाता था। तो सुनो, पहले सीजन में जितने बर्ड लगेंगे उतने ही तो फ्लावर बनेंगे आगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक ही समय पर 2 काम हो रहे हैं। प्लांट में रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, रिसोर्स लिमिटेड है, और उसी रिसोर्स को यूज करके आधा बर्ड बनाने में खर्च कर रहे हो, आधा वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो बर्ड बनाने के लिए रिसोर्स प्रॉपर नहीं मिल रहा, इसलिए नंबर ऑफ बर्ड कम लगेंगे, साइज ऑफ बर्ड कम लगेंगे। और सेकंड सीजन में बर्ड खुल जाते थे, फ्लावरिंग होती थी, फ्रूटिंग होती थी, और एंड में हार्वेस्ट कर लिया जाता था। यही था ना मामला। तो वर्नलाइजेशन करके आपने क्या कर लिया? वर्नलाइजेशन के दौरान 2 सीजन छोड़ो, पहले ही सीजन में प्लांट को इतना टाइम दे दिया गया, इतना कि भाई तू मैच्योर हो जा अच्छे से। तो वेजिटेटिव मैच्योरिटी के लिए फर्स्ट सीजन में ही इतना टाइम दे दिया गया, सारा रिसोर्स लगा दिया गया वेजिटेटिव ग्रोथ में। और जब तक पौधा वेजिटेटिव मैच्योर नहीं हो जाता
तब तक बड नहीं लगने दिया जाएगा। मतलब जब तक पौधा मैच्योर ना हो जाए बड नहीं लगेंगे। तू सारा रिसोर्स लगा दे वेजिटेटिव मैच्योरिटी में तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और जब मैच्योर हो गया अब सारा रिसोर्स लगा दो बड बनाने में। तो सारा रिसोर्स अब बड बनाने में लगा रहे हो तो बड ज्यादा लगेंगे और बड़े साइज के लगेंगे तो अब बड बनेगा। तो ज्यादा बनेंगे बड़े बनेंगे। अब फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी और अंत में हार्वेस्ट कर लिया गया। समझे मेरी बात? फ्लावरिंग हुई और हार्वेस्ट कर लिया गया पहले सीजन। तो बायनियल का एनुअल जैसा बना लिया या नहीं? अब इससे फायदा क्या हुआ कि जब बड बन रहा था तो सारा रिसोर्स बड बनने में खर्च हो रहा था तो बड की ग्रोथ भी अच्छी हुई और ज्यादा बड लगे। तो वर्नलाइजेशन ने क्या किया, जब तक प्लांट मैच्योर ना हो जाए रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक के रखेगा। प्लांट को सफिशिएंट टाइम देता है कि पहले तू मैच्योर हो जा फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। मैं बेवजह नहीं बता रहा, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है। देखो मॉड्यूल में आखिरी लाइन होगी वर्नलाइजेशन की और एनसीईआरटी में बीच में ही तीसरी चौथी पांचवी लाइन में लिखा है वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का मतलब लिख दो प्री मैच्योर। प्रिकॉशियस का मतलब लिख दो प्री मैच्योर। प्री मैच्योर लिख दिया। अब पड़ोस लाइन को क्या मतलब है कि वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्री मैच्योर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। मतलब जब तक पौधा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक के रखा जाएगा। अब प्लांट को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि भाई तेरे पास इतना टाइम है तो इतने में ही मैच्योर हो जा और जब तू मैच्योर हो जाएगा तभी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चालू करेंगे ताकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छे से हो सके। यही मतलब निकल रहा है ना। प्री मैच्योर, जब तक पौधा मैच्योर नहीं होता तब तक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को रोक के रखे। समझ में आ गई बात? तो एनसीईआरटी हाँ लेट इन द ग्रोइंग सीजन ही तो है। फर्स्ट सीजन के लेट में ही तो बड बनता था लेकिन अब तो पहले ही बनवा लिया। तो बड नहीं बनने देंगे हम जब तक वेजिटेटिव मैच्योरिटी ना आ जाए। इसके बाद ही बड बनेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तभी होगी ताकि सारा रिसोर्स बड ग्रोथ में लगाया जाए। हाँ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है मैं बता रहा हूं, सिर्फ बायनियल के लिए और विंटर और स्प्रिंग वैरायटी की जब बात करूंगा तो विंटर वैरायटी के लिए। तो जिसके लिए बोल रहा हूं सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है। सही है ना? ओके तो ये हिस्सा तो मैं हटा रहा हूं। अब ये वाला हिस्सा जरूर, ये बायनियल वाला और ये जो इधर लिखा था ना ये सब नहीं है तो समझाने के लिए था। आप तो सिर्फ ये मैकेनिज्म यहां तक, ये वाला हिस्सा और ये वाला थोड़ा सा बना के रख ले और फिर मैं समझाता हूं आपको। अरे विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी वाली बात है ना वो बता दो। कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। एब्रेजन का मतलब वही है जो सैंड पेपर से अपन वो घिस रहे थे उसको। तो ये हिस्सा बना लो और ये हिस्सा बना लो। इसके बाद एक लाइन लिख लेना फिर मैं बात करता हूं। इन टेम्परेट कंट्रीज देयर आर two varieties of wheat
बार्ली एंड राई, वीट बार्ली राई की दो वैरायटी होती है। कौन कौन सी? विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। इसकी बात करेंगे। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था क्या कि वर्नलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट। कहीं ना मिलेगा। मैं बहुत समय से लिखाते आ रहा हूं ये। टेम्परेट कंट्रीज में दो वैरायटी होती है वीट बार्ली राई की, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। तो वहां से आंसर आ गया था टेम्परेट क्लाइमेट। तो ये विंटर और स्प्रिंग वैरायटी का मामला क्या है वो समझाने जा रहा हूं। अरे रूट स्टेम लीफ तो डेवलप होगा ना, तो होगा वेजिटेटिव ग्रोथ। और ये सब एक्सपर्ट लोग करते हैं भाई। हाँ 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 बिल्कुल। वानिलिन, वानिलिन लो टेम्परेचर देने से वानिलिन बना, जिब्रेलिन जैसा। उसने वेजिटेटिव मैच्योरिटी जल्दी ला दी, अब फ्लावरिंग इंड्यूस करवाएगा, फिर फ्लोरिजन। आगे बढ़े तो विंटर वैरायटी, स्प्रिंग वैरायटी ऑफ वीट बार्ली राई। किसानों का तकलीफ समझो अब क्या है। और तकलीफ किसे? विंटर वैरायटी उगाने वाले। देखते हैं क्या है। हो गया, हटा दो ना। बाकी फोटो वोटो खींच ली है लोगों ने आपस में, लिख उख लेना। बाकी कई लोगों ने तो लिख लिया होगा। चले बढ़े। ओके चलिए। तो अब अच्छे से समझना। हाँ अब सुनो, अलर्ट रहना, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ये सीजन के बारे में, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और ये समर सीजन। समर सीजन को थोड़ा एक्सटेंड करके बनाता हूं। अगर मैं लाइन बीच से क्रॉस करूं ना तो समझ जाना मिड समर, और जब यहां लाइन ले आऊं तो समझ जाना एंड ऑफ समर। मॉनसून नहीं लिखा मैंने क्योंकि मेरे काम का नहीं है। यहां मुझे जो जो चाहिए वो लिख दिया है। ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर। यहां पर मिड समर होगा और ये एंड ऑफ समर होगा। ओके ठीक है, आओ इधर। विंटर वैरायटी की खेती करने वाला किसान, विंटर वैरायटी के बीज लगाने वाला किसान सीड को लेट ऑटम में मिट्टी में डालता है। एक्चुअली विंटर वैरायटी के जो बीज है ना, इन्हें नेचुरल वर्नलाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? नेचुरल वर्नलाइजेशन। मतलब नेचुरली इन्हें लो टेम्परेचर मिलेगा तब ये जर्मिनेट करेंगे। इसीलिए ठंड शुरू होने के पहले मिट्टी में डाल दिया बीज को कि तू तैयारी करके रख, ठंड आ रही है, फिर तुझे जर्मिनेट करना है। तो लेट ऑटम में डाल दिया बीज को, और जैसे ही से ठंड मिला मतलब नेचुरल वार्नलाइजेशन, ठंड मिला, नेचुरल वार्नलाइजेशन मिला, तो सीड का जर्मिनेशन होगा और सीडलिंग ग्रोथ होगी। सीड जर्मिनेशन होगा और सीडलिंग की ग्रोथ होने लगेगी। और फिर स्प्रिंग जब आएगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो चल ही रही थी। अब मेन इवेंट यहां पर यह हो गया कि फ्लावरिंग हो गई। क्या हो गई? फ्लावरिंग।
और यहां आते आते फ्रूटिंग हो गई, या बोलो मैच्योरिटी की तरफ आ गया पौधा इधर आते आते, ठीक है। और मिड समर में, ये मिड समर की लाइन है, ठीक है, मिड समर में हार्वेस्ट कर लिया गया, हार्वेस्ट हो गया मिड समर में। ये देखो, लेट ऑटम समझते हो, मिड अक्टूबर के आसपास, मिड अक्टूबर के आसपास बीज डाला था, सही है, और मिड अप्रैल के आसपास हार्वेस्ट कर लिया। मिड अक्टूबर टू मिड अप्रैल, 5 से 6 महीने हो गए। दर्द समझो विंटर वैरायटी की खेती करने वाले किसान का, 5 से 6 महीने बेचारा कि खेती किसानी ही करता रह गया, 5 से 6 महीने लग गए बेचारे को। और स्प्रिंग वाले को, स्प्रिंग वैरायटी की खेती करने वाला किसान मिट्टी में बीज डालेगा, सीड सोन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में। अब सीड स्प्रिंग में जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, फिर फ्लावरिंग होगी, मिड समर आते आते मैच्योरिटी आएगी, मिड समर आते आते मैच्योरिटी आएगी, और हार्वेस्ट कर लिया जाएगा एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, मतलब समर के एंड में। तो लगभग मार्च में बीज बोया था, मार्च में, जून के एंड के आसपास हार्वेस्ट कर लिया, मार्च से जून 3-3.5 महीने लग गए। लगभग अप्रॉक्स चीजें लिखी जा रही हैं, ये दिन गिनने ना लग जाना सर, 3 महीने हो रहे हैं, 3 से 3.5 महीने लग गए लगभग। तो जेलसी तो होगी इनको कि हम 5 से 6 महीने लगे पड़े हैं, मिड अक्टूबर से लगे पड़े हैं मिड समर तक, और ये स्प्रिंग में शुरू होके फ्री हो गए समर के एंड आते आते, तो ये तो जल्दी फ्री हो गए। तो उनके ख्याल आए क्यों ना हम भी अपने बीज ऐसे ही करें, हम भी ऐसे ही करते ना, काहे को ऑटम ऑटम का इंतजार करें। तो देखिए क्या किया इन्होंने, जेलसी में क्या किया, विंटर वैरायटी के बीज को, उनके पास जो बीज है वही डालेंगे ना, उसको डाल दिया, सीड को स्प्रिंग सीजन में ही डाल दिया मिट्टी में। तो 2 बातें हुई, या तो सीड जर्मिनेट नहीं किया, या फिर इंतजार करोगे तो जब तक नेचुरली ठंड नहीं मिलेगी जर्मिनेट कैसे करेगा। हाँ, ठंड मिल गई, ठंड मिल गई, जर्मिनेशन हुआ, सीडलिंग ग्रोथ हुई, फ्लावरिंग हुई, मिड समर हार्वेस्ट हो गया, सारी जेलसी की बैंड बज गई। ये था मामला, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, इससे अच्छा तो यही अपना वाला पुराना वाला। तो फिर एक जुगाड़ निकाला साइंटिस्ट लोगों, क्या कि भाई उसे जर्मिनेट क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसे नेचुरल ठंड नहीं मिली थी। तो आप आर्टिफिशियली अपने आप ठंड दे दो ना, लो टेम्परेचर दे दो, इसके बाद जर्मिनेट कराओ। तो सीड सोन आफ्टर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। अब ऐसा किया तो सच में हार्वेस्ट हो गया एट एंड ऑफ समर, एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। मतलब क्या किया आपने, विंटर वैरायटी का बिहेवियर स्प्रिंग वैरायटी जैसा कर दिया या नहीं। मतलब आपने विंटर वैरायटी को बदल दिया स्प्रिंग वैरायटी जैसा। तभी तो वर्नलाइजेशन का दूसरा नाम स्प्रिंगिफिकेशन दिया था।
विंटर वैरायटी को किस में बदल दिया? स्प्रिंग वैरायटी में। बात समझ में आई? बना लो इसको। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वर्नलाइजेशन एंड फॉर कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी। अरे भाई वेजिटेटिव फेज कैसे होगा ये सब एक्सपर्ट लोग वो जानते हैं, वो लोग करेंगे। ओ बैग पैक वाले, अभी कुछ और बात भी करनी है मुझे, ऐसे थोड़ी ना बैग। ये क्या खोल के बैठ गया, चल भाइयों। हो गया? अब टाइम भी नहीं है, अपने डाउट पूछ लो। चलो, वो क्या डाउट थे पेपर वाले डाउट निकाल लो। एसेंट ऑफ सैप। अरे भाई आपको मास फ्लो हाइपोथेसिस ही क्यों याद रहा कि फूड तो मास फ्लो हाइपोथेसिस था? उसके पहले भी एक हेडिंग पढ़ी थी हमने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। किसका किसका होता है? वाटर का, मिनरल का, फूड का। लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट किसका किसका होता है? वाटर, मिनरल, फूड का। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसी का भी हो, कैसे होता है? मास फ्लो से। और मास फ्लो दो तरीके से होता है, या तो पुल या तो पुश। तो पुश तो फ्लोएम में लग गया, अब पुल लग गया एसेंट ऑफ सैप पे। तो मास फ्लो और ट्रांसपिरेशन पुल दोनों से तो हुआ पानी मिनरल का ट्रांसफर। और वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था उसमें चौथा ही सही था, बाकी सब गलत थे। वो जो पहला स्टेटमेंट था लिखा था सेगमेंट सी में, सेगमेंट सी में फोटोसिंथेसिस का रेट सैचुरेट हो गया। हाँ बिल्कुल सैचुरेट हो गया, वहां तक सही था। लेकिन उसके बाद जो लिखा था वो गलत लिखा। क्या लिखा था? एज नो मोर लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। क्या लाइट यूज होना बंद हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में? नहीं, वो तो यूज ही होगा। और वो जो दिया था कि लाइट कंपनसेशन पॉइंट सी वाले एरिया में दिखेगा। अरे लाइट कंपनसेशन पॉइंट का मतलब समझते हो क्या? कि लाइट इतनी कम हो जाए कि P बराबर R हो जाए। तो लाइट इतनी कम हो तब कंपनसेशन पॉइंट होगा। वो तो A के नीचे की तरफ आएगा, C में थोड़ी ना आएगा। और हाई लाइट इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा होगी तब ना क्लोरोफिल डैमेज होगा और क्लोरोफिल लिमिटिंग होगा। इसलिए उसमें सिर्फ चौथा सही था कि सेगमेंट सी में लाइट लिमिटिंग नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 96 में आप उलझ क्यों गए? क्वेश्चन ये नहीं था कि कितने परसेंट बच्चों को दो बीमारी में, तीन में से दो बीमारी होंगी, ये नहीं था। अगर ये होता तो तीन में से, चार में से एक ही बच्चे को बीमारी थी, आंसर 25% आता। लेकिन वहां पर जीनोटिपिकली पूछा है, मतलब बीमारी वाला एलील होना चाहिए, बीमारी नहीं आनी चाहिए। अरे भाई एक था एक्स एक्सी और एक था हीमोफिलिक और हाइपर ट्राइकोसिस का। ये तो जब चेकर बोर्ड बनाओगे तो आप स्विंग कैसे कैसे आएंगे? एक्स और एक्स एच और एक्स सी एक्स एच और क्या आएगा? एक्स वाई एच वाई पी, हाइपर ट्राइकोसिस, एक्स सी एच वाई पी वाई के साथ। तो ये दो हैं तो जिनमें दो बीमारी के एलील है। सफरर पूछा होता दो बीमारी का तो सिर्फ एक ही होता, चार में से एक बीमार था। दो बीमारी के लिए बीमार कितने थे? एक, चार में से एक, तो 25% होता। लेकिन मैंने पूछा था जीनोटिपिकली, मतलब तीन में से दो बीमारी के एलील कितने के पास है? दो के पास है। एक क्वेश्चन और था, रेसेसिव फिनोटाइप, रेसेसिव कैरेक्टर, क्यू स्क्वायर दिया था रेसेसिव कैरेक्टर 100 में से 4, मतलब 0.04।
तो Q कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 0.04, दैट इज 0.2। तो P कितना हो गया, 0.8। परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट एलील पूछा था, मतलब P की वैल्यू पूछी थी, तो परसेंट में बदल दो ना 0.8 को, तो क्या हो जाएगा 80%। इंटू 100 करोगे तो 80% ही तो आएगा। समझ गए? ये था, क्या था उसमें, डाइएज़ोट्रॉफ वाला था क्या? उसमें पहले दो तो सही थे डाइएज़ोट्रॉफ वाले में। अरे भाई एनारोबिक कंडीशन चाहिए तो एनारोबिक तो होंगे ही वो, तो कई डाइएज़ोट्रॉफ एनारोबिक होंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक है, ये तो पता है, उससे हो गया। नहीं थे, रोडोस्पाइरलम एनारोबिक नहीं था। तो तू कितने एग्जाम्पल तुझे दे दूं कि तू याद रख सके, 100 दे दूं? तो ऑल थोड़ी ना लिखा है बच्चे, तो चल जाएगा। और दूसरा सही है, राइजोबियम ऑफ फ्रैंकिया के लिए फैकल्टेटिव है, एरोबिक भी होते हैं फ्री लिविंग में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान एनारोबिक हो जाते। तीसरे में गलती कर दी लोगों ने, क्या कि सर लेग हीमोग्लोबिन तो बैक्टीरिया में ही होता है। अरे बैक्टीरिया में ना होता भाई, बनाते बैक्टीरिया प्लांट दोनों है, बनाते तो दोनों हैं। लेकिन याद करो, जब मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन का डायग्राम बनाया था तो बैक्टीरियोइड बनाई थी जहां बैक्टीरिया थे, फिर पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बनाई थी। तो क्या मैंने लेग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया के अंदर बनाया था? नहीं, नोड्यूल सेल में बनाया था। तो लेग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं था, प्लांट सेल में था। सही है? क्वेश्चन नंबर, ये तो क्लास में कराया हुआ है। एक पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक और एक क्रब होगा, एक लिंक से एक NADH2, एक क्रब से 3 NADH2 और एक FADH2, 4 NADH2 और एक FADH2, सब आधा O2 यूज करेंगे ETS में। तो 4 1 5 है, पांचों आधा आधा O2, 2.5 O2, तो O कितने हुए, 5। ठीक है, दैट्स ऑल। एक्चुअली मुझे सेल बायो शुरू करनी थी अभी, लेकिन अब ये 5 मिनट बचे हैं अगली क्लास में। ठीक है, 106 क्या था क्वेश्चन, 106 बोलो जरा, एक डाउट आया 106, फिर चलते हैं। अच्छा, 106 में है कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने यूज किया। अरे भाई डीएनए में सल्फर होता ही नहीं है, तो रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए के लिए थोड़ी था, प्रोटीन के लिए था। और रेडियो एक्टिव था हाइड्रोजन टेलर ने यूज किया था, है ना? ठीक है, चलो बाय बाय, अगली क्लास में सलवा स्टार्ट कर।